बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी का। हमने फार्म एनिमल रिप्रोडक्शन पढ़ना, तो इसके लिए हम पहले रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी डिस्कस करेंगे। रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी एक बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। हर कोई चाहता है कि वो रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी के मुताल्लिक ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात हासिल करे, चाहे वो लेमैन हो, चाहे वो जो है साइंटिस्ट हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो टीचर हो, जो भी बंदा हो वो ज़्यादा से ज़्यादा रिप्रोडक्शन के मुताल्लिक चाहता है कि वो मालूमात हासिल करें। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी जो है इसके अंदर एक डिज़ायर है टू नो मोर, इसके अंदर एक्सपेक्टेशन है, इसके अंदर इमोशंस है, इमेजिनेशन है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने जमा की हुई है। लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी के मुताल्लिक बात करना चाहते हैं। तो हम डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी क्या है, रिप्रोडक्शन क्या है, इसकी ब्रांचेस क्या है, इसके सब स्पेशलिटीज, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी हमने मतलब फिजियोलॉजी का मतलब तो ये होगा कि हमने किसी ऑर्गन के फंक्शन को स्टडी करना है। हमने किसी ऑर्गन को अगर इंटरनली उसको देखना है तो उसको हम एनाटॉमी कहेंगे कि उसको बना कैसा है, उसके अंदर मसल्स कौन कौन से लगे, उनके अंदर जो है मतलब बोन्स कौन से लगे हुए। अगर हमने उसके फंक्शन को स्टडी करना है तो हम फिजियोलॉजी में स्टडी। तो जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है उनकी मतलब कि हमने फंक्शन को स्टडी करना है रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी में। स्टडी ऑफ रिप्रोडक्शन रिगार्डलेस ऑफ द स्पीशीज हमने करना है इसमें। कि मतलब ये जो हम टॉपिक्स डिस्कस करेंगे तो इसमें हम ये नहीं देखेंगे कि ये कौन सी स्पीशी के मुताल्लिक, हम बाद में ये जो है लेटर ऑन हम हर एक स्पीशी का सेपरेट भी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी इसके सब स्पेशलिटीज क्या है? तो इसके सब स्पेशलिटीज एंड्रोलॉजी, गायनेकोलॉजी, फिजियोलॉजी, ऑब्स्टेट्रिक्स है। तो एंड्रोलॉजी में हमने मेल्स के मुताल्लिक स्टडी करना है। हमने ये पढ़ना है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किस तरह बना होता है। हमने ये पढ़ना है कि अगर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर कोई खराबी आ जाए तो हमने उसको ट्रीट कैसे करना है। इस तरह इसको हम लिखते हैं मेल। गायनेकोलॉजी में हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, फीमेल रिप्रोडक्टिव इश्यूज के बारे में हमने गायनेकोलॉजी के अंदर हमने स्टडी करना है। आप लोगों ने बाहर बोर्डों पे या जो है डिफरेंट जगहों पे क्लिनिक्स पे आपने देखा होगा कि एंड्रोलॉजिस्ट एंड गायनेकोलॉजिस्ट यानी वो स्पेशलिस्ट जिसने एंड्रोलॉजी के अंदर मतलब किसी की स्पेशलिटी मिसाल के तौर पर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर है तो एंड्रोलॉजिस्ट कहलाता है। इस तरह जिसकी स्पेशलिटी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और इसके इश्यूज के मुतालिक है तो गायनेकोलॉजिस्ट कहलाता है। मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अच्छा, इसके साथ जो है थियोलॉजी। तो थियोलॉजी में हमने क्या पढ़ना है? हमने इसमें पढ़ना है रिप्रोडक्टिव सिस्टम के मुताल्लिक, रिप्रोडक्टिव सिस्टम की फिजियोलॉजी और पैथोलॉजी के मुताल्लिक हमने इसमें पढ़ना है। और ये थियोलॉजी को हम रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी का ब्रांच भी कंसिडर करते हैं और रिप्रोडक्टिव मेडिसिन या वेटनरी मेडिसिन एक बहुत बड़ा ब्रांच है, तो हम उसका भी एक सब ब्रांच इसको कंसिडर करते हैं। द ब्रांच ऑफ वेटनरी मेडिसिन व्हिच डील विद द पैथोलॉजी एंड द फिजियोलॉजी ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसको हम थियोलॉजी बोलते हैं। तो इसके अंदर हम जो है पैथोलॉजी और फिजियोलॉजी ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये पढ़ेंगे। उसके बाद हम ऑब्स्टेट्रिक्स स्टडी कर रहे हैं। तो ऑब्स्टेट्रिक्स जो है ये भी जिस तरह ये दूसरे वेटनरी मेडिसिन की हमने बात की, तो ये भी वेटनरी मेडिसिन का एक ब्रांच है, क्योंकि थियोलॉजिस्ट भी होते हैं जिन्होंने थियोलॉजी में स्पेशलाइजेशन की होती है और इस तरह ऑब्स्टेट्रिशियन भी होते हैं। इसको हम ऐसे डिफाइन करेंगे कि द ब्रांच ऑफ रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी आर द ब्रांच ऑफ वेटनरी मेडिसिन व्हिच फोकसेस ऑन द फीमेल बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर पार्चुरेशन। मतलब कि बिफोर पार्चुरेशन, ड्यूरिंग पार्चुरेशन एंड आफ्टर पार्चुरेशन हम इसके लिहाज से जो है ऑब्स्टेट्रिक्स में पढ़ेंगे। तो इसमें बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज भी है रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी में और ये बहुत ही फैसिनेटिंग और मतलब कि एक्साइटिंग सब्जेक्ट है। ये हर जो है ना मतलब कोई भी बंदा ऐसा नहीं होगा जो इसमें इसके मुताल्लिक सीखना नहीं चाहता, इसके मुताल्लिक बात नहीं करना चाहता। तो ये बहुत ज़्यादा मतलब कि फैसिनेटिंग सब्जेक्ट है। तो इसके अंदर अपॉर्चुनिटीज भी बहुत ज़्यादा है। मिसाल के तौर पर आप एनिमल प्रोडक्शन एंड फार्मिंग में जा सकते हैं। फार्म में आप जाएंगे तो आपको बहुत सारे केसेस मिलेंगे। इस तरह आप एनिमल प्रोडक्शन मतलब कि आप अपना फार्म खोल सकते हैं, अपने लिहाज से आप जो है ना
कोई एक दो एनिमल रख सकते हैं। एनिमल प्रोडक्शन के लिहाज से आप जो है ना मतलब कि किसी ऐसे इदारे में काम कर सकते हैं। इसके अलावा क्लिनिकल वर्क आप कर सकते हैं, ऑब्स्टेटिक्स, रीजनोलॉजी, ये गायनेकोलॉजी, एंड्रोलॉजी, बहुत सारा काम है फील्ड में, तो आप क्लिनिकल वर्क कर सकते हैं। इस तरह एजुकेशनल वर्क आप कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। रिसर्च आप नए जो है चीजें डिस्कवर कर सकते हैं। नए रिसर्च मतलब के बहुत सारे रिसर्च की अब रिसेंटली जरूरत है इसमें कि फ्ला चीज क्या है, बहुत जरूरत है। थोड़ा सा आप डीपली स्टडी करेंगे रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी को तो आपको बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स मिलेंगे जिस पे आप रिसर्च कर सकते हैं। तो बहुत सारा काम है रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी के लिहाज से अगर आप इसमें करना चाहते हैं। इसके अलावा मार्केटिंग कर सकते हैं, आप हार्मोन्स की जो है मार्केटिंग कर सकते हैं, आप मेडिसिन की मार्केटिंग कर सकते हैं, आप इसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें मार्केट कर सकते हैं। तो रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी के अंदर अपॉर्चुनिटीज, रिप्रोडक्टिव एनिमल रिप्रोडक्शन के अंदर अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है एनिमल रिप्रोडक्शन के अंदर। इस तरह अगर हम जो है अगर हम बात करते हैं सक्सेसफुल रिप्रोडक्शन की, तो सक्सेसफुल रिप्रोडक्शन कैसे होगा? कोई बंदा मिसाल के तौर पर बात करता है सक्सेसफुल रिप्रोडक्शन, उसकी सीक्वेंस, तो सबसे पहले प्यूबर्टी आएगी, मतलब जानवर प्यूबर्ट हो जाएगा। जानवर प्यूबर्ट कब होगा? तो ये डिफरेंट एनिमल टू एनिमल वेरी करता है, स्पीशी टू स्पीशी वेरी करता है। मिसाल के तौर पर अगर हम काउस की बात करते हैं तो उसमें भी जो है ना एनिमल टू एनिमल भी वेरी करता है, या ब्रीड टू ब्रीड आप कह सकते हैं, ब्रीड टू ब्रीड भी आपको वेरी। अच्छा, तो अगर मैं आपको कहूँ कि HF है या जो है जर्सी है, तो इसका बच्चा जो है मतलब कि 1.5 साल से लेके 2 साल के अंदर 1.5 ईयर से लेके 2 ईयर तक ये प्यूबर्ट हो जाता है। अच्छा, अगर हम जो है जो हमारे लोकल एनिमल्स हैं उसके लिहाज से हम बात करें तो वो 3 साल भी ले सकता है। मतलब कि मैंने ऐसे फर्स्ट टाइमर्स, मैंने ऐसे हिफर्स देखे हैं जिनको एक हफ्ते में मैंने देखा कि उनके 3-4 ईयर का, 4 इयर्स का उनका एज होता है। तो इतने एज के बाद वो पहली दफा हीट में आ जाते हैं। तो ये मतलब कि वेरी करता है, डिफरेंट वेरी करता है। तो सक्सेसफुल रिप्रोडक्शन में पहले प्यूबर्टी आएगी, उसके ये प्यूबर्टी के लिहाज से हम बाद में डिस्कस करेंगे ये प्यूबर्टी कैसे आएगी, फर्स्ट प्यूबर्टी कैसे कहेंगे, कब जो है एनिमल प्यूबर्ट होगा, कब नहीं होगा, तो ये हम बाद में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में, बाद में तफसील के साथ। प्यूबर्टी के बाद साइक्लिसिटी, एनिमल साइक्लिक हो जाएगा, चाहे वो अगर मिसाल एनिमल ह्यूमन है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो है ना वो एंटर हो जाएगा। एनिमल जो है तो वो जो है ईस्ट्रस साइकिल में एंटर हो जाएगा। इसके बाद कपुलेशन होगी, कपुलेशन इज द मीटिंग ऑफ द मैन एंड फीमेल। इस तरह उसके बाद कपुलेशन के बाद प्रेगनेंसी होगी, एनिमल प्रेग्नेंट हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन होगी, जो है मतलब मिसाल के तौर पर प्यूबर्टी के अंदर जो है गेमीट्स प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएंगे। साइक्लिसिटी के अंदर जो है फीमेल के अंदर ऊआ पैदा होगा। अच्छा, इस तरह मेल के अंदर जो है वो स्पर्म होंगे, तो वो आके साइक्लिसिटी मेल तो ऑलवेज जो है वो मतलब कि उसके अंदर स्पर्म प्रोडक्शन पहले से मौजूद हुई होती है। उसके अंदर तो काफी उसके अंदर तो पहले से मतलब कि उसको कोई जरूरत नहीं होती साइकिल्स की, उसके अंदर कोई साइकिल का चक्कर मेल के अंदर नहीं होता, ये फीमेल के अंदर होता है। तो ये जो है यहाँ पर मतलब कि मेल फीमेल स्पर्म हुआ, फर्टिलाइजेशन होगी कपुलेशन के अंदर। अच्छा, उसके बाद प्रेगनेंसी होगी, कंसेप्टस बनेगा, फीटस बनेगा बाद में। अच्छा, उसके बाद जो है पार्चुरेशन होगी उसकी। पार्चुरेशन के बाद जो है वो लैक्टेशन भी, मतलब कि पार्चुरेशन के साथ वो लैक्टेट भी करेगा, जो है अपना न्यू बर्न को, अब वो कोलेस्ट्रम प्रोवाइड करेगा, उसको मिल्क प्रोवाइड करेगा। तो ये जो है एक सक्सेसफुल रिप्रोडक्शन के लिहाज से जो है हमने बात की कि ये जो है पूरा सीक्वेंस है उसका। सबसे पहले प्यूबर्टी, फिर साइक्लिसिटी, कपुलेशन, प्रेगनेंसी, पार्चुरेशन, लैक्टेशन। बहुत ही इजी है। अच्छा, इसके बाद जो है हम ये इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन का या एनिमल या रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी का। तो इसके लिहाज से अगर हम बात करें, तो इसकी हिस्ट्री के लिहाज से अगर हम बात करें तो एरिस्टोटल इसका फाउंडर है। ये जो है मतलब के राउंड अबाउट ये था 350 BC में था ये। अच्छा, तो एरिस्टोटल ने इस पे काम किया होता। ये पहला साइंसदान था जिसने जो है रिप्रोडक्शन के लिहाज से जितनी मालूमात थी उसके पास, उसने उसको कलेक्ट की थी, एक जगह उसने इकट्ठी की थी। उसने अपनी एक बुक उसने लिखी थी जनरेशन ऑफ एनिमल के, एनिमल जनरेट कैसे होते हैं,
उस लिहाज से तो उसने सारी की सारी रिप्रोडक्टिव मालूमात जो उसके पास थी, रिप्रोडक्टिव इंफॉर्मेशन, तो ही कलेक्टेड दैट इन अ बुक नेम्ड जनरेशन ऑफ एनिमल। अच्छा, इसके मैं 2-3 हाइपोथेसिस आपको बताऊं। एरिस्टोटल का ये ख्याल था कि ये जो न्यू बॉर्न या काफ या न्यू जो है बॉर्न बेबी, ये जो बनता है, फीटस बनता है, तो ये मेंस्ट्रुअल ब्लड से या ईस्ट्रल ब्लड से ही बनता है। मेंस्ट्रुअल ब्लड वो ह्यूमंस पे काम करता था, तो इस वजह से वो कहता था कि मेंस्ट्रुअल ब्लड से ये जो है ना बनता है। अच्छा, एक और बात जो एरिस्टोटल ने कही थी, वो ये कहता था कि जो ये सेमिनल प्लाज्मा है, ये मेंस्ट्रुअल ब्लड को एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से वो जो है ना मतलब के बन जाता है। मतलब के सेमिनल प्लाज्मा जरूरी है उसके लिए, मेंस्ट्रुअल जो ब्लड है तो उसके लिए, ताकि उससे फीटस बन जाए। उसके अलावा ये बात भी करता था वो कि जो सीमन है, ये जो सेमिनल प्लाज्मा और स्पर्म का कॉम्बिनेशन, तो ये जो सीमन है, तो ये वो कहता था कि पूरी की पूरी बॉडी, हर एक ऑर्गन से, हर एक पार्ट से ये मतलब के निचोड़ के आ जाता है, हर एक पार्ट से ये जो है ना मतलब विड्रॉ होके एक जगह इकट्ठा हो जाता है। इकट्ठा कहाँ हो? टेस्टिस में। तो वो कहता था कि टेस्टिस आर जस्ट अ स्टोरेज ऑर्गन्स एंड द स्पर्म एंड द सीमन आर, ये जो सीमन है तो ये पूरी की पूरी बॉडी से जो है मतलब कि कलेक्ट हो जाते हैं, विड्रॉ हो जाते हैं, मतलब कि ये वहां से इकट्ठे होके आपके टेस्टिस में स्टोर हो जाते हैं। और ये इसका काम भी फिर सिर्फ और सिर्फ मेंस्ट्रुअल ब्लड को एक्टिवेट करना है। अगर वो उस टाइम में ये बातें ना करता तो शायद अभी हमें ये भी पता ना होता कि जो है मतलब कि सीमन क्या होता है, सीमन के कंपोनेंट्स क्या है, सीमन के अंदर स्पर्म क्या होता है, उसके कौन कौन से पार्ट में क्या क्या जो है मतलब उसके कंस्टिट्यूएंट्स क्या है, सारी चीज। तो ये उसने एक बुनियाद रखी है, ये उसने एक बेसिक जो है मतलब कि एक फाउंडेशन रखी उसके लिए। तो ये जो है इसका बहुत ज्यादा काम था एरिस्टोटल का। इस तरह फिलिपियस आ गया उसके बाद। तो फिलिपियस जो है ये उसके तकरीबन 2000 साल बाद आया, मतलब 1562 में, ये इसका कहा जाता है 1562 में ये आया था। तो फिलिपियस ने, जैसा कि नाम से जाहिर है, तो इसने फिलिपियन ट्यूब को, जिसको हम ओविडक्ट भी बोलते हैं, फिलिपियन ट्यूब को इसने डिस्कवर किया हुआ था। तो फिलिपियन ट्यूब जो है ये फिलिपियस का मतलब उसकी एक डिस्कवरी थी, उसका मतलब कि उसने बहुत ज्यादा काम किया, तो आखिरकार उसको ये मिल गया था। अच्छा, उसके बाद जो है ये काइटर आया था। तो काइटर ने जो है कार्पस ल्यूटियम, जैसे हम सीएल कहते हैं, ओरी के ऊपर होता है, हम उसको पल्पेट करते हैं, तो उसने सीएल को डिस्कवर किया होता है, कार्पस ल्यूटियम को प्रोजेस्टेरॉन पैदा करता है। इसके अलावा और इसके बहुत ज्यादा फंक्शंस है। तो काइटर ने सीएल को डिस्कवर किया हुआ था उसके ऊपर, ओरी के ऊपर। अच्छा, ये रिक ने डिग्रेफ आया था, ग्रेफ ने ग्रेफियन फॉलिकल को रेबिट में डिस्कवर किया हुआ था उसने। रेबिट जो है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग एनिमल है। अगर मैं आपको रेबिट के लिहाज से एक और बात बताऊं कि जिस दिन रेबिट पार्चुरेशन करता है, अगर उस दिन हम उसको मेट करवाए फीमेल के साथ, कपुलेट करवाए उसको, तो उसी दिन भी उनकी जो है ना मतलब के उसी दिन भी उनकी वो हो जाती है, फर्टिलाइजेशन हो जाती है, उसी दिन भी उसकी प्रेगनेंसी, नेक्स्ट प्रेगनेंसी उसकी उसी दिन भी जो है मतलब के ठहर जाती है, प्रेग्नेंट वो उसी दिन भी हो जाता है जिस दिन वो पार्चुरेट करता है। ये नई रिसर्च आई है, तो आप इसको भी जो है मतलब, तो उसने रेबिट के ऊपर काम किया होता, तो डिग्रेफ ने ग्रेफियन फॉलिकल को डिस्कवर किया हुआ था। अच्छा, उसके बाद जो है एंटोनिवन लेवनहुक, तो एंटोनिवन लेवनहुक ने जो है स्पर्म को डिस्कवर किया हुआ था। उसने जो है मतलब के स्पर्म को एनिमिक्यूल का नाम दिया हुआ था। उसने स्पर्म को माइक्रोस्कोप, उसके पास अपना सिंपल माइक्रोस्कोप था, तो स्पर्म को लिया उसने, सिंपल माइक्रोस्कोप के ऊपर उसने लगाया, माइक्रोस्कोप के अंदर उसको देखा, तो माइक्रोस्कोप के अंदर उसको जो है मतलब छोटे छोटे एनिमल्स नजर आए जो कि एक जगह से दूसरी जगह भाग रहे थे, मतलब जिस तरह स्पर्म मोटिलिटी होती है। तो उसने जो है वो देखा, तो उसने एनिमिक्यूल का नाम दिया। ये छोटे छोटे एनिमल्स है, उसने ये जो है ना मतलब उसको नाम दिया उस टाइम। तो ये ही डिस्कवर्ड स्पर्म्स इन द सीमन और इन द सेमिनल प्लाज्मा। अच्छा, इसके बाद स्पेलेजानी आया, इसको फादर ऑफ मॉडर्न एआई भी कहा जाता है, मॉडर्न आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जो है। तो इसका जो मतलब हाइपोथेसिस था, इसका जो है ना मतलब बुनियाद था, फाउंडेशन, ये स्पेलेजानी ने पेश किया था। क्योंकि स्पेलेजानी ने कहा था कि ये जो एंटोनिवन लेवनहुक ने एनिमिक्यूल्स या स्पर्म डिस्कवर किए हुए, तो ये फर्टिलाइजिंग एजेंट्स है। उसने ये हाइपोथेसिस पेश किया था, और उस हाइपोथेसिस के बाद जो है आराम से बाद में जो है मतलब के
आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के अंदर तरक्की आती गई। आल्सो स्पिल्लाज़ानी ने डॉग के अंदर फर्स्ट इंसेमिनेशन भी की थी। उसने डॉग के अंदर इंसेमिनेशन कामयाब सक्सेसफुल इंसेमिनेशन उसने की थी डॉग के अंदर। तो वो कामयाब, तो उसके बाद उसने ये बात की, हाइपोथेसिस उसने पेश की थी कि ये जो स्पर्म्स है तो ये फर्टिलाइजिंग एजेंट्स है। अच्छा, तो ये जो है हिस्ट्री ऑफ रिप्रोडक्शन के मुतालिक हमने बातें की। एरिस्टोटल, फिलिप्पियस, काइटर, डिग्रेफ, एंटाइनमैन, लेवनहुक्स, स्पिल्लाज़ानी और इसके अलावा और भी बहुत सारे मैंने आपको कहा बहुत सारी बातें जो है वो रिसर्च के लिए अभी है। अगर आप रिसर्च के मुतालिक जो है थोड़ा सा जाए, किसी साइंटिस्ट के पास आप बैठे तो आपको बहुत सारे टॉपिक्स मिलेंगे जिसके अंदर जरूरत है रिसर्च की, जिसके अंदर जरूरत है इन्वेस्टिगेशन की। बहुत सारी नई चीजें ऐसी है जिसके अंदर जो है हम काम कर सकते हैं अगर हम चाहें तो। इसके बाद अगर हम बात करते हैं रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी, मॉडर्न रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी की, तो मॉडर्न रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी क्या है? तो इसके अंदर हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हम करते हैं। मतलब कि एक तो नेचुरल इंसेमिनेशन होता है, मेल जाता है फीमेल के पास, जंप करता है और जो है सीमन डिपॉजिट करता है इनसाइड द वेजाइना ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम ऑफ द फीमेल, और उसके बाद जो है मतलब उसके बाद वो फर्टिलाइजेशन हो जाती है, प्रेगनेंसी आ जाती है। तो ये नेचुरल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल में हम क्या करते हैं, मेल से हम जो है वो ले लेते हैं, स्पर्म ले लेते हैं, सीमन ले लेते हैं, उसके अंदर जो है उसको हम डाइल्यूट करते हैं और उसके अंदर हम जो है और एक्सटेंडर्स डाल देते हैं। तो उन एक्सटेंडर्स को फिर हम जो है डिवाइड करते हैं डिफरेंट बैचेस में, और हर एक जो है ना मतलब कि डिफरेंट स्ट्रास में हम उसको कलेक्ट करते हैं। फिर एक स्ट्रा को हम जो है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का एक गन होता है, एआई गन जिसे कहते हैं, तो उसके थ्रू हम उसको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, उसके यूट्रस में हम उसको जो है मतलब करते हैं, यूट्रस में हम उसके इंसेमिनेट कर देते हैं। तो उसके बाद वो फर्टिलाइजेशन हो जाती है, उसके बाद जो है उसकी रिप्रोडक्शन आगे बढ़ती है। इसके बाद इसके लिहाज से मुझे एक और बात भी याद आ गई। अब रिसेंट ये रिसर्च हो रही है कि विच प्लेस इज बेस्ट फॉर द आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए अच्छी जगह कौन सी है? तो यूट्रस में जो है ना मोस्टली इंसेमिनेशन करते हैं, पर यूट्रस से बाद में जो है ये अभी रिसर्च हो रही है इस बात पे कि ये जो है ना सेमिनल प्लाज्मा है और ये जो स्पर्म्स है तो ये बाद में वापस आ जाता है सर्विक्स की तरफ। तो सर्विक्स के अंदर इसकी एक्टिवेशन हो जाती है, तो एक्रोसोमल रिएक्शंस वगैरह वो वहां पर तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में तो अब ये बात हो रही है कि मतलब कि सर्विक्स के अंदर हम इंसेमिनेशन करें या हम यूट्रस के अंदर करें, क्योंकि एक्रोसोमल रिएक्शन के लिए और बाकी जो प्रोसेसेस है स्पर्म प्रिपरेशन के लिए ताकि वो फर्टिलाइजेशन करे, तो उसके लिए तो स्पर्म वापस सर्विक्स की तरफ आता है। और इसके अलावा काफी ज्यादा स्पर्म रेट्रोग्रेड मूवमेंट में भी आता है। ये डिटेल की बातें हैं, इंशाल्लाह हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में हम इसको डिस्कस करेंगे, पर इसमें भी काफी रिसर्च की जरूरत है। इसके अलावा बायोकेमिकल प्रेगनेंसी डायग्नोसिस, ये भी एक मॉडर्न रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी का एक जो है ना बड़ी अचीवमेंट है इसकी, कि हम जो है बायोकेमिकल तरीके से, मिसाल के तौर पर जिस तरह ह्यूमंस के अंदर मिलती है HCG स्ट्रिप्स, तो HCG स्ट्रिप्स के अंदर ये बात होती है कि हम उससे फौरी घर पे ही हम पता चला सकते हैं ये प्रेगनेंसी है कि प्रेगनेंसी नहीं है। इसके अलावा एनिमल्स में भी अब किट्स आ गई है। इसके अलावा बहुत सारी जो है उसके अंदर और भी टेक्निक्स आ गई है आजकल प्रेगनेंसी डायग्नोसिस के लिए। फार्म के ऊपर ये बहुत ज्यादा इजी हो गया आजकल कि आप जो है बायोकेमिकल तरीके से किस तरह प्रेगनेंसी डायग्नोसिस करते हैं। तो ये मॉडर्न रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी की बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स हैं। इसके अलावा क्लोनिंग भी आ गई। क्लोनिंग ये तो मतलब कि लेबोरेटरी की हद तक है, और बहरहाल काफी जगहों पे इसको जो है ना मतलब लोग करते हैं जहाँ जरूरत होती है। प्लांट्स के जो है साइड पर भी लोग इसको करते हैं कि मतलब कि प्लांट रिप्रोडक्शन में भी इसकी जरूरत है। जो इसके अलावा अगर कोई एंडेंजर्ड स्पीशी है या डिस्ट्रिक्ट स्पीशीज है, उसके कोई रेजिड्यूज हमारे पास है, तो उसके लिए अब भी हम इसको ट्राई कर सकते हैं। एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी बहुत ही अहमियत का हामिल है, बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है। इसके बहुत सारे फायदे हैं। हम एम्ब्रियो को ट्रांसफर करते हैं, मतलब कि सीमन लिया, स्पर्म अलग किया, ओवा लिया, दोनों को मिलाया
उससे जो है एम्ब्रियो बना, और फिर हमने दूसरी काऊ को सिंक्रोनाइज किया हुआ है, उसके अंदर हमने उसको रखवा दिया सरोगेट मदर के तौर पर, वो उसको सर्व करेगी। उसके बाद जो है वो मतलब कि फर्टिलाइजेशन, उसके बाद वो उसकी प्रेगनेंसी कंप्लीट हो जाएगी, पार्चुरेशन हो जाएगी, लैक्टेशन देगी हमें, वो अलग बात होगी। पर हमारा काम जो है उसके काफ के साथ होगा, क्योंकि हमने काफ जो है अच्छी क्वालिटी वाला बनाया होगा। अच्छी जो है क्वालिटी का हम सीमन बुल से ले लेते हैं, अच्छी क्वालिटी का हम एग ले लेते हैं, किससे, डैम से, उसकी मदर से। तो ये दोनों जो है जब मिलते हैं तो इससे अच्छी क्वालिटी का जो उसका ऑफस्प्रिंग बनेगा उससे ज्यादा अच्छी क्वालिटी का होगा। तो ये जो है हम मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन करके इस तरह एम्ब्रियोज बनाते हैं, उसको फिर जो है नई फीमेल के अंदर उसको हम रखवाते हैं, वो सर्वोगेट मदर। ये भी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की तरह का प्रोसेस है, पर इसमें हम एम्ब्रियो रखवाते हैं, इसमें हम सीमन रखवाते हैं। यही बात है सिंपल इसके अंदर। इसके ऊपर भी डिटेल हमारे लेक्चर इंशाल्लाह जल्दी आ जाएंगे। ईस्ट्रस सिंक्रोनाइजेशन फार्म है हमारे पास। हम ये चाहते हैं कि जो है ना, मिसाल के तौर पर एक इलाका है, हम ये चाहते हैं कि वहाँ पर जो है पूरे इलाके को शॉर्टेज है मिल्क की, सर्दियों के अंदर लोग ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम प्लान करेंगे कि हम अपने पूरे के पूरे फार्म को इस तरह डिज़ाइन करें, हम सारे के सारे काओं को सिंक्रोनाइज करेंगे एक ही टाइम पे, ताकि वो जब अगली सर्दियाँ आएगी मिसाल के तौर पर, तो उसमें सारे जो है पार्चुरेट करें। तो एक महीने के अंदर अंदर हमारे पास बहुत सारी पार्चुरेशन आ जाएगी। तो ये एक महीना हमें मतलब कि पार्चुरेशन वगैरह जब मिल जाएगी तो हमारे पास पीक ऑफ जो है ना मतलब कि मिल्क प्रोडक्शन होगी। तो हम अच्छी तरह जो है मतलब जल्दी लोगों को प्रोवाइड कर सकेंगे और हम अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं इस लिहाज से। इनविट्रो फर्टिलाइजेशन जो है IVF, ये जो है ह्यूमंस के अंदर भी काफी पॉपुलर हो गया। अब हर जगह जो है ना मतलब आप कहीं भी बड़े शहरों में जाए तो हर एक जगह क्लिनिक्स बने होते हैं इनविट्रो फर्टिलाइजेशन के। और एक अच्छी बात, बहुत अच्छी बात कि वेटनेरियन के लिए बहुत अच्छे जॉब्स होते हैं IVF सेंटर्स के अंदर, क्योंकि वहाँ तो जो है ना अगर ये बंदे काम कर सके, अगर इनको काम आता हो तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि आप IVF क्लिनिक पे आप काम करें। बहुत सारे हमारे टीचर्स, हमारे कोलीग्स वो IVF सेंटर्स पे काम करते हैं, इवन फॉरेन कंट्रीज में लोग काम करते हैं या वहाँ सीख के आते हैं, यहाँ पर दुबई में काम करते हैं। इस तरह डिफरेंट जो है और भी प्लेसेस है जहाँ पे लोग काम करते हैं। सेक्स सेलेक्टेड सीमन एंड एम्ब्रियोज, सीमन को जो है ना हम सेपरेट करते हैं स्पर्म्स को। स्पर्म के अंदर तो मतलब हर एक स्पर्म के अंदर एक ही क्रोमोसोम होता है, वो आपने पढ़ा होगा मियासिस माइटोसिस। तो मिसाल के तौर पर मेल है तो मेल के अंदर XY क्रोमोसोम होंगे ना, तो जब स्पर्म बनेंगे तो एक X वाला स्पर्म बनेगा, एक Y वाला स्पर्म बनेगा। तो हम जो है मिसाल अगर हमें फीमेल चाहिए तो हम X वाला स्पर्म उससे लेके उसको सेपरेट कैसे करेंगे, उसके लिए जो है मतलब कि स्पेशल उसकी कैरियोटाइपिंग की जाती है। तो X को सेपरेट किया जाता है या Y को सेपरेट किया जाता है और उसके बाद जो है मतलब उसकी वो हो जाती है, उसको सेपरेट करके हम उसको आगे जो है मेट करवाते हैं उसको, यानी उसको कलेक्ट करके तो उसका स्ट्रा बनाते हैं और स्ट्रा फिर जो है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के थ्रू हम वो इंजेक्ट कर लेते हैं फीमेल के अंदर। फर्टिलाइजेशन हो जाती है, जो बच्चा आता है वो उसी टाइप का ही होता है। इतना मुश्किल काम ही नहीं है, ये है कि थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, फिलहाल ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। तो ये बाकी इसके फायदे हैं, मैंने काफी ज्यादा फार्म्स के ऊपर इसको ट्राई किया हुआ है। इसके जो स्ट्रा बनते हैं 0.25 ml का होता है, तो वो जो है मतलब कि उससे फर्टिलाइजेशन भी अच्छी होती है। अब स्ट्रेस डिटेक्शन वगैरह आप अचीव कर लेते हो तो आप अगर टाइमली इंसेमिनेशन करो तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपके सामने आ जाते हैं। और ये सारे फायदे आपको मॉडर्न रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी की वजह से आ रहे हैं, मॉडर्न रिप्रोडक्शन, मॉडर्न एनिमल रिप्रोडक्शन की तरफ की वजह से आपको आ रहा है। फिजियोलॉजी की बात मैं इस वजह से बार बार कर रहा हूँ कि आपको फिजियोलॉजी की समझ आएगी, नॉर्मल फिनोमिना की आपको समझ आएगी, तो आपको जो है मतलब बाकी मसाइल प्रॉब्लम्स वगैरह आपको समझने में आसानी होगी। अगर आपको फिजियोलॉजी नहीं आती कि नॉर्मल फिनोमिना क्या है तो आप डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे कि ये जो है मतलब कि ये नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। मिसाल के तौर पर अगर आप जो है टेस्टिकुलर एबनॉर्मलिटी देखना चाहते हो, आपको टेस्टिस का जो है मतलब कि उसके साइज का नहीं पता, तो आप कैसे कहोगे कि ये जो है मतलब इसका साइज क्या है, दोनों जो है इन्फ्लेम्ड है या एक ही इन्फ्लेम्ड है, या एक कम इन्फ्लेम्ड है एक ज्यादा इन्फ्लेम्ड है, या दोनों इस तरह है, या मतलब तो इस तरह आप नॉर्मल का पता होना चाहिए। नॉर्मल का पता होगा तो आप आगे काम चला सकोगे। तो इसके अलावा और भी बहुत ज्यादा जो है इसके अंदर मॉडर्न रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी के अंदर और भी बहुत ज्यादा चीजें हैं जो कि जो है ना नई रिसर्च आ रही, नई टेक्निक्स आ रही है। तो ये इसने हमें बहुत सारे फवायद दिए हैं।
अगर इसकी रिसर्च की तरफ आप जाए तो आपको बहुत ज्यादा जो है ना मतलब नई नई चीजें देखने को मिलेगी कि नई नई रिसर्च हो रहे हैं, नई नई जो है ना मतलब टेक्निक्स आ रहे हैं, नए नए प्रोसीजर्स आ रहे हैं जो है मतलब कि जिसके अंदर प्रॉफिट ज्यादा होता है और मतलब कि इनपुट जिसके अंदर बहुत कम हो जाता है, लेबर जो है कास्ट उसमें ज्यादा से ज्यादा जो है मतलब खत्म हो जाता है, वो यही कोशिश हो रही है। अच्छा, अगर हम बात करें स्लोगन ऑफ एनिमल रिप्रोडक्शन की, तो स्लोगन ऑफ एनिमल रिप्रोडक्शन के लिहाज से अगर हम पहली प्रोडक्शन की बात करें मिसाल के तौर पर, तो नो प्रोडक्शन विदाउट रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन नहीं होगी, प्रोडक्शन कैसे होगी? क्योंकि देखिए प्रेगनेंसी होगी, पार्चुरेशन होगी तो लैक्टेशन होगी ना, पार्चुरेशन नहीं है तो लैक्टेशन कहाँ? हीफर से कौन दूध लेता है? हीफर से कौन दूध ले सकता है? समझ आ गई ना? मतलब पार्चुरेशन होगी, लैक्टेशन होगी, तो नो प्रोडक्शन विदाउट रिप्रोडक्शन, ये बात ध्यान में रखें। बुल को हम एलिमिनेट नहीं कर सकते, फार्म पे बुल का या अच्छी क्वालिटी का सीमन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बुल इज हाफ ऑफ द हर्ड। आप जो है ये यहाँ पे जो हमने बात की, तो हाफ जो है वो बुल से आ रहा है, 50% मेल से 50% फीमेल से आ रहा है, दोनों मिलेंगे मतलब स्पर्म हुआ मिलेगा तो एक कॉम्बिनेशन बनेगी ना, एक कॉम्बिनेशन बनेगा उससे ऑफस्प्रिंग बनेगी, तो बुल इज हाफ ऑफ द हर्ड, हमेशा ये बात याद रखें। अच्छा, अगर आप देखना चाहते हैं कि आपका फार्म जो है वो प्रॉफिटेबल है या प्रॉफिटेबल नहीं है, तो आप ये देखें कि काफ पर ईयर आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। अगर आपको काफ पर ईयर नहीं मिल रहा तो आप ये देखें कि गलती कहाँ पे है, हमने उस गलती को एलिमिनेट करना है। हमने मैनेजर को जो है उसकी मैनेजरियल एक्टिविटीज के ऊपर उसको जो है ना स्ट्रिक्ट करना है कि आप जो है मतलब के स्ट्रिक्ट हो जाए थोड़े से, जहाँ पे जो है गलती है, जहाँ पे आपको मसला आ रहा है, जहाँ पे मतलब कोई प्रॉब्लम है उसको ठीक कर लो, ठीक है। तो ये काफ पर ईयर की बात होती है, मतलब ये बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल जो है ना जगहों पर ये हमें अचीव हो जाता है। दूसरी बात, अगर ये हम इस तरह भी कहें कि 2 calves per 3 year, तो ये बहुत अच्छा फार्म होता है, ये बुरा नहीं होता, ये अच्छा फार्म होता है, पर ये आइडियल होना चाहिए। इसके बाद हम न्यूट्रिशन की अगर बात करें तो न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा जरूरी है। न्यूट्रिशन इज नेसेसिटी, रिप्रोडक्शन इज लग्जरी। तो ये जो है मतलब न्यूट्रिशन के बगैर कोई चीज पॉसिबल ही नहीं है। आप न्यूट्रिशन बेटर करोगे, बीसीएस जो है काउ की बेटर होगी, बॉडी कंडीशन स्कोर उसकी अच्छी होगी, फर्टिलाइजेशन अच्छी होगी, जो है वो प्रेगनेंसी में उसको मसाइल कम आएंगे, जो है इसके अलावा फर्टिलाइजेशन में उसको मसले नहीं होंगे, रिपीट ब्रीडिंग नहीं होगी, इस तरह और भी काफी ज्यादा मसाइल। तो जो है वो सिस्टिक ओवरीज नहीं बनेगी। तो ये सारी चीजें हमें कैसे पता चलेगा? अगर हम कैसे हम उसको सॉर्ट आउट करेंगे? अगर न्यूट्रिशन हमारी बेटर होगी तो ये सारी चीजें हल हो जाएगी, ये मसले सारे के सारे हल हो सकते हैं अगर हमारी न्यूट्रिशन अच्छी हो। अच्छा, तो स्लोगन ऑफ एनिमल रिप्रोडक्शन हमने पढ़ लिया। इसके बाद हम थोड़ा सा जो है ना इसके फ्यूचर पे बात करते हैं कि एनिमल रिप्रोडक्शन का फ्यूचर क्या है। तो अगर हम इसमें इंप्रूवमेंट लाए, किस चीज में इंप्रूवमेंट लाए? हम अपने जो है मतलब के जो हम प्रैक्टिस करें उसमें अगर हम इंप्रूवमेंट ले आए, ये सारी की सारी टेक्निक्स जो हमने पढ़ ली अगर इसको हम अडॉप्ट कर ले तो हमारे जो है इंप्रूवमेंट आ सकती है। क्या इंप्रूवमेंट आ सकती है? अगर हम इंप्रूवमेंट ले आए तो हम ग्लोबल पॉपुलेशन क्राइसिस को जो है उसको मीट कर सकते हैं, उसको खत्म कर सकते हैं। ग्लोबल चैलेंज जो है मीट प्रोडक्शन का, इस तरह ग्लोबल चैलेंज जो है मिल्क प्रोडक्शन का, ये हम खत्म कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको बात बताऊं कि अगर हम जो है इस पे थोड़ा सा काम कर लें तो 1 मिलियन मोर बीफ काफ पर ईयर हम हासिल कर सकते हैं। 1 मिलियन मोर बीफ काफ, इतनी पोटेंशियल मौजूद है कि पर ईयर हम इतने ज्यादा बीफ काफ हासिल करें। बीफ हम हासिल करेंगे तो क्या होगा? मीट चैलेंज जो है वो खत्म हो जाएगा, आसानी आ जाएगी हमें। इसके बाद अगर हम जो है जो मिल्क के लिहाज से अगर हम काम करें तो 3.7 मिलियन मोर मिल्क गैलन्स ये हम हासिल कर सकते हैं पर ईयर। तो ये हम जो है मतलब ज्यादा मिल्क पैदा करेंगे तो मिल्क की जो डिफिशियंसी है वो खत्म हो जाएगी। अगर आप देखें तो हमारे जो बच्चे हैं उनको प्रॉपर एग्स नहीं मिल रहे, उनको प्रॉपर मिल्क नहीं मिल रहा, उनको प्रॉपर मीट नहीं मिल रही। ओवरऑल अगर हम जो है मतलब बात कर लें जो है जो कंट्रीज अभी डेवलप कर रही है, डेवलपिंग कंट्रीज है या अंडर डेवलपिंग कंट्रीज है, अगर वहां पर आप जो है अंदाजा लगाए तो बहुत ज्यादा जरूरत है वहां पर। तो अगर आप ऐसे ये अंदाजा भी लगाए कि पर आवर जो है 12,000 न्यू बर्न्स आ जाते हैं दुनिया में, पर आवर 12,000 न्यू बर्न बेबीज आ जाते हैं। तो न्यू बर्न बेबीज जो आ रहे हैं पर आवर 12, जिसको आप 24 से मल्टीप्लाई कर लें, फिर पर ईयर इसको 365 से मल्टीप्लाई कर लें, और फिर जो है वक्त तो किसी का इंतजार नहीं करता, दिन ब दिन आगे बढ़ता जा रहा है।
तो हमने इसको कंट्रोल कैसे करना है, हमने पॉपुलेशन क्राइसिस को कैसे कंट्रोल करना है, इस पे भी काम करने की जरूरत है। इसके अलावा ये जो पॉपुलेशन बढ़ रही है, इसके लिए हमने बीफ कैसे पैदा करना है, इसके लिए हमने मिल्क प्रोडक्शन कैसे करनी है, क्योंकि हम जो है हमने इनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करनी है। तो ये सारी की सारी बातें जो हमने पढ़ ली, तो ये हम कैसे खत्म कर सकेंगे, इसके ये जो है इम्प्रूवमेंट कैसे ला सकेंगे, ये सारी की सारी बातें, इस पे काम करने की जरूरत है। एनिमल रिप्रोडक्शन जो है एक एक्साइटिंग सब्जेक्ट है, एक फैसिनेटिंग सब्जेक्ट है। इंशाल्लाह जो है हम और भी लेक्चर्स इस तरह प्रोड्यूस करेंगे। हम जो बुक इसके लिए जो है आपको रिकमेंड करेंगे वो है पाथवेज टू प्रेगनेंसी एंड पार्चुरेशन। हमने उनके एक एक चैप्टर के जो है मतलब के इंशाल्लाह लेक्चर्स बनाने हैं, तो आपको इजीली अवेलेबल होंगे हमारे वेबसाइट पे और इस तरह हमारे यूट्यूब चैनल पे भी। तो थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।